गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर है, इसको रीड कर रहे थे। तो इसमें अपने पढ़ा था हड़प्पा की कहानी, उसके बारे में पढ़ा कि ये नगर है कैसा था, उसकी खोज किस प्रकार से की गई थी, जो इसकी इमारतें थी या जो नगर था, इस नगर की क्या क्या विशेषताएं थी। इस जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके नगर क्यों किस किस जगह पर अपने को मिले थे, ठीक है। भवन, नाले और सड़कें, इसके किस प्रकार से यहाँ पर इनके भवन बने हुए थे, नाले और सड़कें किस प्रकार से बनाई गई थी, इन नगरों में जो जनता रहती थी उसका जीवन किस प्रकार का था, और यहाँ के जो वास्तुशिल्प है, यहाँ पर जो नए नए नगर थे उनमें किस प्रकार का शिल्प था, लोग क्या क्या काम करते थे, इनके बारे में अपने पढ़ा था। यहाँ तक 28 पेज नंबर है, यहाँ तक अपने को अपना लेसन है ये अपने पढ़ लिया था। यहाँ पर हमने देखा था कि 7000 साल पहले सबसे पहले हमें मेहरगढ़ में कपास की खेती के अवशेष मिले, क्योंकि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। तो इससे हमें पता लगता है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। अब फिर देखो, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, यानी जो ये वस्तुएं बनाई थी कपड़े से, उनके फूलदान के ढक्कन थे, उन पर जो कढ़ाई की हुई थी, ये विशेषज्ञों ने यानी अच्छे कारीगर थे, उन्होंने इन वस्तुओं का निर्माण किया था। अब विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, यानी उसने कोई ट्रेनिंग ली होगी उस चीज़ को बनाने के लिए, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। अब देखो, पत्थर को तराशना, जिसने अच्छी तरह ट्रेनिंग ले रखी है वो पत्थर को अच्छी तरह तराशेगा, उसकी अच्छी तरह से मूर्त बना देगा। मनकों को चमकाना, मनकों की फिनिशिंग है वो अच्छी करेगा। मोहरों पर पच्चीकारी यानी मोहरों पर कोई चित्र बनाना या बेल बूंदियाँ ये बनाना। तो इन्होंने जो जो चीज़ें बनाते थे उनका उनमें अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त था। अब पिछले पृष्ठ पे अपने देखा था कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। देखो ये वाला चित्र, इसमें इसका चेहरा कितनी अच्छी तरह सुना रखा है चित्रकार ने, जो मूर्तिकार है उसने, और उसकी दाढ़ी भी बना रखी है। तो उसे उस अपने काम में उसे विशेषज्ञता हासिल होगी, तभी उसने वो बनाया होगा। हर व्यक्ति यह विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों इसी काम में दक्ष होंगे। अपने ये सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये मूर्तियां बनाते थे या जो भी सामान बनाते थे, वो सामान केवल पुरुष बनाते थे या केवल महिलाएं बनाते थे। अपने अंदाज़ा लगाते हुए हो सकता है दोनों ही ये काम करते होंगे। फिर देखो, फेयंस क्या है? ये चित्र बना हुआ है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। अपने इस समय देखते हैं शंख पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अब फेयंस है, इसे कारीगर वो तैयार करते थे। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। अब फेयंस क्या था? बालू यानी मिट्टी और स्फटिक पत्थर होता है, उसको पीस के उसे चूर्ण बना करके उसमें गोंद मिला करके उससे जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनको फेयंस बोलते थे। उसके बाद उन पर वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग है वो प्राय नीला या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। यानी फेयंस एक कारीगरी है, उसका नाम है, जो किससे बनती थी? बालू और स्फटिक जो पत्थर है उसका चूर्ण और साथ में गोंद मिला करके उसे जो वस्तु बनाई जाती थी उन्हें फेयंस बोलते थे। फिर है कच्चे माल की खोज में। अब मान लो ये नगर है, इनमें जो कच्चा माल, ये जो वस्तुएं बनाते थे उसके लिए इन्हें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था, उनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे देखो, लकड़ी या धातुओं के ऐसे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं।
जैसे लकड़ी है वो अपने आप प्राकृतिक रूप से मिल सकती है, पेड़ पौधे वो अपने आप उग सकते हैं, उनसे अपनी लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। धातुओं के ऐसे यानी धातुएँ हैं जो लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, जस्ता है, ये भी अपने को प्राकृतिक रूप से मिल सकती है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। अब इनसे वो कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए कपास को कच्चा माल कहते हैं। अब कपास है उसको कौन तैयार कर रहा है, किसान बीज रहा है उसको, उससे कपास ले रहा है, तो कपास को कच्चा माल कहते हैं। कपास कच्चा माल है, उसको बिनने के बाद जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। अब कपास ही कच्चा माल था, उसको बीना, फिर उसके बाद में उसकी कताई की, बुनाई की और उससे कपड़ा तैयार किया। तो जो कपड़ा है उसके लिए कच्चा माल क्या था, कपास। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको लगभग चीज़ें वो तो वहाँ लोकल से उनको मिल जाती थी अपने ही नगरों से, लेकिन जैसे तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है और बहुमूल्य जो पत्थर हैं, इन पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे, यानी दूर दूर से खरीद कर लाते थे और उनसे आकर्षक वस्तुएं बनाते थे। अब देखो हड़प्पा के लोग अपने जो मिले हैं ना प्रमाण, उनसे पता लगाते हैं हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यानी तांबा ये कहाँ से खरीदते थे, राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता। अब पूछा जाए कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो दो जगह अपने को पता लगी है, राजस्थान और ओमान। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात। अब जो कांसा बनता है वो किससे बनता है, तांबा और टिन, इन दोनों को मिला करके कांसा बनता है। तो उसको बनाने के लिए तांबा तो देख लिया अपने भी, राजस्थान और ओमान से ये खरीद कर लाते थे, लेकिन टिन है वो ये कहाँ से लाते थे, तो टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब देखो टिन का आयात कहाँ से हो रहा है, ईरान और अफगानिस्तान से। इसी प्रकार से सोने का आयात कहाँ से करते थे, आधुनिक में कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये कुछ चीज़ें थी, कीमती चीज़ें जिनसे कीमती सामान बनाते थे, उनका आयात ये दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से, दूसरे नगरों से या दूसरे देशों से करते थे। जैसे अपने देख लिया तांबा राजस्थान और ओमान से खरीदते थे, ये टिन है वो ईरान और अफगानिस्तान से खरीदते थे, ये सोना है वो कर्नाटक से खरीदते थे, जो बहुमूल्य पत्थर है, कीमती पत्थर है वो खरीदते थे गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से, ठीक है। फिर देखो भी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, यानी जो ये व्यापार करते थे एक जगह से दूसरी चीज़ें लेकर आते थे, वो किस प्रकार से होता था। अब देखो एक चित्र दिया हुआ है, एक खिलौना है और दूसरी तरफ है एक मुहर, यानी ये इनका रुपया है, मुद्रा है इनकी, ये दो चीज़ें दिख रही है अपने को। अपने इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। अब चित्र में इन्होंने एक बैलगाड़ी बना रखी है, इसके टायर लगे हुए हैं, तो अपने अंदाज़ा ला सकते हैं उनको आवागमन के लिए वो बैलगाड़ी का यूज़ करते होंगे। साथ में ये मुहर यानी इनकी मुद्रा है जिसका यूज़ वो चीज़ों को खरीदने के लिए करते होंगे। अब देखो नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से आता था, ठीक है। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, पता है आपको, केवल शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। अपने को जो अवशेष मिल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता से, उन्हीं से अपने अंदाजा लगाते हैं कि वो किन किन चीज़ों को, कौन कौन सी फसलें हैं उनको उगाते थे। गेहूँ उगाते थे, जौ उगाते थे, दालें उगाते थे, मटर, धान, तिल और सरसों, ठीक है। अपने गांव में रहते थे लोग, उनसे पता लगता है वो कौन कौन से जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे हैं वो शहरों में रहने वाले लोग, रहने वाले शासक है, लेखक है और दो दस्तकार है, उनके लिए खाने का सामान देते थे। फिर ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात नहीं थी। जिस प्रकार से आजकल अपने ज़मीन की जुताई करने के लिए हल का प्रयोग करते हैं, तो उस समय भी हल का प्रयोग है वो नई बात नहीं थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि उस समय जो हल है वो तो अपने को नहीं मिल पाए हैं,
क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, और लकड़ी है वो अपने प्राय दिमक लग जाती है, गल जाती है, तो वो अपने को नहीं मिल पाए। लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले, यानी जो चीज़ अपने चलन में होती है ना उसी के खिलौने बनते हैं। जैसे आजकल देखती हो आप, बच्चे खिलौने लेकर आते हैं बाज़ार से, तो ट्रक होता है, रेलगाड़ी होती है, जो जो चीज़ें अपने देखते हैं ना उन चीज़ों के खिलौने अपने को मिल जाते हैं इजीली। तो उस समय के जो खिलौने बने हुए हैं पत्थर के, ठीक है ना, हल्के आकार के बने हुए हैं, तो पता लगता है भी वो हल से परिचित थे और ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते होंगे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। यानी यहाँ पर बारिश कम होती थी तो उन्होंने फसलों को सिंचित करने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। समतः पानी का संचय किया जाता होगा, यानी वो पानी को स्टोर करते होंगे और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। अब देखो, हड़प्पा के लोग गायें, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। जो बस्तियां हैं उन्हीं के आसपास में तालाब, जिसका पानी का यूज़ वो अपने घरों के लिए, फसलों के लिए, अपने जानवर हैं उनको पानी पिलाने के लिए, और पास में ही उनकी जो बस्तियां थी उनके आसपास में चारागाह, जहाँ पर वो अपने पशुओं को चरा सकते थे, वो होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में वे दूर दूर तक यात्राएं भी करते थे, यानी ले जाते थे दूर दूर तक उनको चराने के लिए। जब उनको चारा नहीं मिलता था तो वो अपने पशुओं को दूसरी जगह दूर लेके जाते थे जहाँ पर उनको चारा उपलब्ध हो पाए। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवर का शिकार भी करते थे। ये उस समय के लोगों का मुख्य कार्य था। फिर देखो, अब देखते हैं गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर है उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। अब गुजरात में हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके जो नगर मिले हैं अपने को, उनका अपने थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, देखेंगे उनमें क्या कुछ था। अब देखो, कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर है, बसा हुआ है। ये नगर है हड़प्पाकालीन जो कि गुजरात में है, धोलावीरा नामक। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन क्या थी, उपजाऊ थी। पानी वहाँ पर साफ था और ज़मीन उनकी ज़्यादा वो क्या थी, फर्टिलाइज थी, यानी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे। आपने पढ़ा था शुरू में, हड़प्पा जो नगर थे उनकी विशेषताएं, सभी नगर दो भागों में विभाजित थे। मोस्टली सारे नगर दो भागों में, एक दुर्ग था और दूसरा नगर था। लेकिन जो धोलावीरा नगर है ये 3 भागों में बंटा था। एक ही नगर है जो कि 3 भागों में बंटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, यानी इसमें सुरक्षा के लिए इसको चारों ओर से दीवारों से ढक दिया गया था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार, इस नगर में एंट्री के लिए प्रवेश द्वार बने हुए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, धोलावीरा में एक बड़ा मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब देखो, इस नगर में ना, धोलावीरा में एक तो मिल गया अपने को भी, ये नगर 3 भागों में बंटा था, ठीक है। इस नगर को चारों ओर से दीवार से बंद था, ये ऊंची ऊंची दीवारें थी चारों ओर से सुरक्षा के लिए। नगर में जाने के लिए प्रवेश द्वार थे, बीच में एक खुला मैदान था जहाँ पर कोई आयोजन होता था, मान लो उत्सव समारोह होता था, वो एक साथ किया जाता था। यहाँ पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों पत्थरों में खुदा पाया गया है। आमतौर पर बताया लकड़ी में मिलते हैं या इनकी मोहरें हैं, उनमें ही अपने को इनकी लिपि मिलती है देखने को। लेकिन धोलावीरा में जो पत्थर थे उन पर भी इनकी लिपि खुदी हुई मिली अपने को। फिर है गुजरात की खंभात के खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब गुजरात में मिलने वाला दूसरा नगर है लोथल है, जो कि साबरमती नदी है उसकी उपनदी है एक, उसके किनारे बसा हुआ है लोथल, जहाँ पर कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता था। अब इस नगर में पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो लोथल था वो पत्थरों से, शंखों से और वस्तुओं से, धातुओं से जो चीज़ें बनती थी उनके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ये औद्योगिक केंद्र था ये। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। भंडारगृह यानी वेयर हाउस, यानी स्टोर करने के लिए फसलों को। इस भंडारगृह में कई मोहरें और मुंदरकन
या मुहरबंदी मिले हैं, गिल्ली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप। मुहरबंदी होती है, मुहर है, गिल्ली मिट्टी पर उसकी दबाव पड़ा है तो उसकी आकृति बन गई है। वो चीज़ें इसके भंडारगृह से अपने को मिली है। अब देखो लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। अब लोथल जो नगर है उसके किनारे एक तालाब है, तो यह हो सकता है उसी में उनका बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली सभी नावें रुकती होगी, क्योंकि लोथल है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। समझता है यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा, ये इनका बंदरगाह होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। अब लोथल में मनके बनाने की फैक्ट्री भी मिली है, मकान मिला तो हो सकता है वहाँ पर केवल मनके बनते होंगे। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब देखो इनकी मुद्रा, मुहर और मुद्राकन या मुहरबंदी, ये तो हमने पढ़ लिया। मुद्रा जो उनकी काम आने वाली थी, मुद्राकन उस पर जो लिपि में लिखते थे ये, और मुहरबंदी वो जो मुद्रा है वो अगर गिल्ली मिट्टी पर उसकी दबाव आता है तो उसकी आकृति सपटाती है, वो मुहरबंदी थी। फिर है सभ्यता के अंत का रहस्य। इस सभ्यता का अंत यानी पतन कैसे हुआ होगा, ये सभ्यता समाप्त कैसे हुई होगी। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, यानी हड़प्पा सभ्यता के नगर है, उन नगरों से लोग पलायन कर गए। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली इनकी नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो रहा है। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है अपने को इसका। कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियाँ सूख गई होगी, तो पानी नहीं था तो लोग इन नगरों को छोड़कर चले गए होंगे, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। अन्य कईयों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, यानी यहाँ पर जो नगर बने हुए हैं वो पक्की ईंटों से बने हुए हैं और ईंटों को पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। तो इन लोगों ने हो सकता है सारे पेड़ पौधे काट दिए होंगे। जब इन जंगलों का विनाश हो गया है तो हो सकता है इनको वहाँ से उठकर जाना पड़ा होगा। इसके अलावा जो मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, क्योंकि ये जानवर बहुत ज़्यादा पालते थे, तो उनसे हो सकता है भी इनके चारागाह और घास के मैदान है वो ख़त्म हो गए होंगे। कुछ इलाकों में हो सकता है बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। ये सिर्फ अपने अंदाजा लगाते हैं विद्वान जो, लेकिन स्पष्ट किसी को नहीं पता है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अगर बाढ़ आई है या नदी सूख गई है तो वो उसका असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है अभी सभी इलाकों में, सभी जो नगर है उनमें एक साथ बाढ़ आ गई है, वहाँ की नदियाँ एकदम से सूख गई है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। ये हो सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे उनमें जो शासक थे उनका जो कंट्रोल था नगरों पर वो समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे अध्याय 5 और 8 में। ठीक है, तो अपना ये लेसन है जो यहीं पर पूरा हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर अपने करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। आप इनको करने की कोशिश करोगे। इसमें उपयोगी शब्द है नगर क्या है, नगर दुर्ग क्या है, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। फिर आओ याद करें। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, पुरातत्वविद थे, उनको कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। अपने पढ़ा था अभी कपड़ा कहाँ मिला था इनको, ठीक है ना। फिर इनको सुमेलित करना है, तांबा कहाँ से लाते थे ये, सोना कहाँ से लाते थे, टिन कहाँ से लाते थे, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से लाते, ये सारा कुछ अपने पढ़ा हुआ है, इसमें पहले लेसन पढ़ लिया। तो आप कोशिश करोगे कि आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाओ। लेकिन इसके जो सॉल्यूशन है मैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको डाल दूंगा। थैंक यू।